नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, लगातार दिल्ली में कोरोना के केस जो हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। जो जिले कुछ दिन पहले संवेदनशील जिले थे अब ग्रीन जोन में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में डीडीएमए ने एक बार फिर से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत जल्द डीडीएमए मीटिंग कर नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग दिल्ली सरकार से कर सकता है। यही नहीं, मार्केट के टाइम जो भी बढ़ाए जाने की चर्चा हो सकती है इस बैठक में। और साथ ही जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली में कोरोना के केस ना के बराबर ही आ रहे हैं, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू के साथ अन्य कई सुविधाएं भी दिल्ली में शुरू हो सकती हैं। तो दिल्ली में फिलहाल ये राहत भरी खबर है दिल्ली वासियों के लिए। तो दिल्ली से फिलहाल इस वक्त की राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से 11 जिले जो थे वो संवेदनशील थे, अब कोरोना के आंकड़ों के चलते जिस तरीके से गिरावट आई है उनमें जो 11 में से 10 जिले जो हैं वो ग्रीन जोन में आ गए हैं। फिलहाल इसी पर हमारे साथ तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आई है और क्या कुछ इसमें अहम भूमिका रही है दिल्ली सरकार की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के दोबारा हो, वीकेंड्स कर्फ्यू के दोबारा हो, या फिर कहें मार्केटों में ऑड इवन लगाने के लेकर हो। लगातार हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। वही कोशिश अब कामयाब भी होती नजर आ रही है और इसी को लेकर 800 से भी कम आंकड़े जो है वो अब नजर आ रहे हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर 800 से भी कम आंकड़े नजर आए हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार मरने वाली संख्या जो है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 10-12 के करीब आंकड़े आ चुके हैं, यानी कि कह सकते काफी हद तक जो दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो अब सामान्य हो चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, यहाँ तक कि मार्केटों में ऑड इवन लगाया गया था, वो हटा दिया गया। स्कूलों को अब निरंतर खोल दिया गया है, यानी कि केजी नर्सरी से लेकर 12वीं तक की क्लासेस जो है वो सुचारू रूप से चालू है। स्कूलों की बात करें, कॉलेजों की बात करें, तमाम सुविधाओं की बात करें, जिमों की बात करें, थिएटरों की बात करें, वो सब जगह पर अब खोल दिया गया है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था वो जरूर जारी था, मगर अब उसके लिए भी कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू भी अब हटाया जा सकता है। मगर आज फ्राइडे है, तो आज जो बैठक होगी उसके अंदर रणनीति बनाई जा सकती है कि जो नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से जारी था वो अब उसको शायद खत्म करने की कोशिश की जाएगी डीडीएमए के द्वारा भी। और लगातार कहीं ना कहीं ये भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आंकड़े घटे हैं और लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन के लिए अपनी योग्यता दी है, यानी कि अपने अपने आप को आगे लेके आए हैं। लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि हर तरीके से बच्चे हों या बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों, सबको वैक्सीन लग सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से वैक्सीन लगी है, कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया गया है, और तीसरी लहर कब आई और कब चली गई, ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि है, जो दिल्ली सरकार ने भी कोशिश की, जिसके अंदर जनता ने भी कोशिश की। मगर अभी तक जिस तरीके से आप त्योहार नजदीक आ रहे हैं, होली का फेस्टिवल नजदीक आ रहा है, बाजारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं दोबारा से डर बनने की स्थिति बनती नजर आ रही है। जी राजीव, दिल्ली की जनता क्या फिर से ढिलाई देती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से जो आंकड़े जो थे वो हजारों की जगह अब सैकड़ों में आ रहे हैं, लेकिन क्या सैकड़ों में आंकड़े आने के लिए एक राहत भरी तो खबर तो है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता अब फिर से वही रुख अपनाती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से आंकड़े जब कम होते हैं? क्या बिना मास्क के ही लोग बाजारों में निकल रहे हैं? क्या कुछ वहां पर तमाम अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आंकड़े कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी जो कहीं ना कहीं अपने आप को लापरवाही के तौर पर देखने को लगी है, और यहाँ तक कि जो अधिकारी है उनकी तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों की बात करें, जिस तरीके से होली का फेस्टिवल नजदीक आ रहा है, तो लगातार बाजारों के अंदर भीड़ बढ़ रही है। उसके अंदर काफी हद तक ऐसे भी लोग हैं जो लगभग 50% के करीब बाजारों के अंदर लोग बाग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस तक तो बिल्कुल नहीं रह चुकी है। सोशल कह सकते हैं सैनिटाइजर का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो कहीं
ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं तो जनता भी लापरवाही कर रही है, और जो बाजारों के अंदर अधिकारी होने चाहिए थे उनकी तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और जिस तरीके से गर्मी आएगी और होली का फेस्टिवल है नजदीक, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से आंकड़े बढ़ सकते हैं। मगर अभी की जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं जनता को और अधिकारियों को सबक लेना चाहिए। जी राजीव, एक चीज की अपडेट और हम आपसे लेना चाहेंगे कि क्या दिल्ली की जनता को कितनी जल्दी अब ये जो तमाम प्रतिबंध हैं, तमाम नियम हैं, तमाम कानून हैं, इनसे कितनी जल्दी राहत मिल जाएगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जो नियम बनाए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, डीडीएमए के द्वारा, के सख्ती की जाएगी, रेड जोन बनाए गए थे, कोरोना की जो स्थिति थी उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की स्थिति करी गई। यहाँ तक कि जनता का सहयोग भी मिला, अधिकारियों का सहयोग भी मिला, और जिस तरीके से आंकड़े जो हजारों के अंदर आ रहे थे वो घटकर अब कुछ ही रह गए, यानी कि अब 800 से भी कम आंकड़े आ रहे हैं पर डे के। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से ढिलाई देने की, तो लगातार कहीं ना कहीं कुछ और दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं सभी स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा, यानी कि जो नाइट कर्फ्यू रह गया था वो भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। मगर अभी जो बाजारों के अंदर भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती और करनी चाहिए दिल्ली सरकार को और डीडीएमए को। मगर मगर अधिकारियों की तरफ से कहें तो अधिकारियों की तरफ से जरूर लापरवाही देखने को मिल रही है, और बाजारों के अंदर जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए जो व्यापारी कह रहे थे कि जी हम हर तरीके से व्यापार ठप हो चुका है, उनको स्थिति को कंट्रोल करने के लिए छूट मिलनी चाहिए, तो वो छूट भी कहीं ना कहीं उनको दी गई है। व्यापारियों को भी अपने ग्राहकों को समझ जाना चाहिए, यहाँ तक कि कस्टमर को समझाना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि अभी कोरोना की स्थिति से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और इसी को लेकर बाजारों में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा बना के रखनी चाहिए। जी दुकानदारों से इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से दुकानदार काफ़ी परेशान थे जब ऑड इवन का सिस्टम लागू था, और तमाम ग्राहक जो थे वो भी अपने घरों में कैद थे, बिजनेस बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो चुका था, आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता जो है वो बाज़ारों में उतरती दिखाई दे रही है, और इसको लेकर दुकानदारों में क्या कुछ माहौल बना हुआ है राजीव? देखिए बिल्कुल कहा, सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दुकानदारों की, जो जिस तरीके से व्यापारी जो थे, चाहे वो दिल्ली के सदर बाजार के हों, चांदनी चौक के हों, लाजपत राय मार्केट के हों, लाजपत नगर मार्केट के हों, करोल बाग के हों, सभी यही कह रहे थे कि हमारा व्यापार जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। कहीं ना कहीं उनको राहत देनी चाहिए थी। मार्केटों में जो कह सकते हैं ऑडिबल लगाया गया था, सबसे बड़ी बात वही थी कि ऑडिबल को हटाया जाए। और जब जिस तरीके से उपराज्यपाल की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, उन्होंने ऑडिबल हटाया तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत मिली। मगर व्यापारियों ने भी कहा था कि हम अपने ग्राहकों को और खुद अपने मार्केट के लोगों को यही कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और इसके लिए कहीं ना कहीं जागरूक भी करेंगे। मगर वो जागरूकता जो थी, जो व्यापारियों की तरफ से कहा गया था, वो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। व्यापारी भी कहीं ना कहीं आंख बंद करके अपना व्यापार कर रहे हैं, और दुकानें सभी खुली हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। अधिकारियों की तरफ बात करें तो अधिकारियों की तरफ से भी जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है। जनता जो है वो लापरवाह होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, ताकि स्थिति से बचे भी रहे, कोरोना से बचे भी रहे, और लोग अपने बच्चों को और परिवार को भी बचा के रखें। जी बिल्कुल राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, ये सच में एक चिंता का विषय था। लेकिन अब दिल्ली में 11 में से 10 जिले ग्रीन जोन में घोषित हो चुके हैं, और कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लगातार कम आ रहे हैं। ये दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। तो 20 तारीख को कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पंजाब की बात कर लेते थे तो 117 सीटों पर चुनाव है, और साथ ही अगर बात कर लें यूपी की, तो यूपी में भी लगभग कुछ जिलों में चुनाव है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंजाब राज्य में 20 फरवरी 2020 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, और इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डॉक्टर एस करुणा राजू ने कहा कि दिशा निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में अधिनियमित प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे प्रचार मतदान समय से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सभी राजनीतिक नेताओं, पदाधिकारियों या पार्टी कार्यकर्ताओं को जो पंजीकृत मतदाता नहीं है, इस अवधि के भीतर निर्वाचन क्षेत्र को खाली करना होगा। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सांसद या विधायक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ विधानसभा क्षेत्रों को चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।
20 तारीख को पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और 117 सीटों पर मतदान होना है। उसी को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव सामग्री या प्रसारण का प्रचार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा 48 घंटे पहले ही। साथ ही दिशा निर्देश जो भी चुनाव आयोग ने लागू किए हैं उनका सख्ती से पालन करने के लिए सभी प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाताओं से कहा गया है। तो वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर एस करुणा राजू ने तमाम जानकारियां दी हैं और साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग कर किस तरीके से पंजाब में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर भी तमाम अपडेट्स दिए हैं। तो पंजाब में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं और तो वहीं इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से चुनावी आहट को देखते हुए पूरी तरीके से तैयार है। तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसी को लेकर तमाम अपडेट्स जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि 48 घंटे पहले ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि हर तरह के कैंपेन पे प्रतिबंध लग जाएगा। तो उसी कड़ी में अगर हम कहें कि आज आखिरी के कुछ घंटे रह गए हैं, अब देखिए शाम के 6 बजे तक अगर हम कहें कि लास्ट इलेक्शन कैंपेन की इजाजत है और आज ठीक शाम 6 बजे सभी कैंपेन्स के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें देखिए बल्क एसएमएस, जो अगर हम कहें कि एसएमएस के थ्रू जो सभी कैंडिडेट्स अपनी तरफ से वोट की कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक एड्स चल रही है, जब अगर आप अपने फोन पे स्क्रॉल करते हैं, कोई भी वेब पेज चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स की एड्स उस पे लगातार चल रही है। वो शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। रेडियो की एड शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई भी एड जो चल रही है उसको तुरंत 6 बजे बंद करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा मार्क कर दिया गया है कि किन किन एड्स को तुरंत बंद करना होगा। तो शाम 6 बजे तक कोई भी एड जो लगातार चल सकती है, कोई भी एड जिससे लोगों को अगर हम कह सकते हैं कि एक फेवरेबल इंप्रेशन दिया जाता है, उसे तुरंत बंद करने के आदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिए गए और बाकायदा टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आज शाम 6 बजे तक आपको सब कुछ बंद करना होगा। उससे अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेशन में है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल ही ये हिदायत जारी कर दी गई थी और लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपके क्षेत्रों में ये गाइडलाइंस है और इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए कैंडिडेट सब इन्फॉर्म हो चुके हैं और इसका अवसर सीधा तौर पर देख सकते हैं कि आज अगर हम स्टार प्रचारकों की रैली देख लें, चाहे भगवत मान का एग्जाम्पल ले लें, भगवत मान आज सिर्फ शाम 1:30 बजे तक, उनकी आखिरी रैली खुद धूरी में है जो शाम 1:30 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे तक है। तो देखिए एक बड़ा गैप रखा गया है। किसी भी तरीके की कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह के कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन में ना हो, क्योंकि देखिए इलेक्शन में बहुत थोड़ा सा अगर हम कहें कि बस एक दिन का अंतर रह गया वोटिंग में, और ऐसे में कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहता कि उनके इंप्रेशन चाहे इलेक्शन कमीशन पे खराब हो या फिर लोगों पे कोई खराब जाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके नियम कायदों के अंदर वो अपनी फाइनल डे की जो कैंपेन है वो कर सके। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से अब बिल्कुल मुहाने पर है विधानसभा चुनाव और ऐसे में एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के आगे, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में हुड़दंगियों का हमने पिछली बार भी देखा था, जिस तरीके से तमाम चुनौतियां पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर है पुलिस और प्रशासन के आगे, तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियों निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा? देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से सबसे पहले अगर हम बात ध्यान की, कई चीजों का ध्यान रखा गया। पहले तो एरिया आइडेंटिफाई किए गए जहां पे हम कह सकते हैं कि माहौल बिगड़ने के चांसेस, सेंसिटिव एरियाज, वहां पे ज्यादा कंपनियां लगाई गई है। दूसरी अगर हम बात करें, एक और चीज स्पेसिफाई की गई है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। देखिए सीधे तौर जी हाँ, इस बार एक चीज जो जोर दिया गया है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये लोग यहाँ पर इंस्टेंस खराब हो सकते हैं, ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो अगर हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्पेसिफाई किया गया कि अगर माहौल खराब होता है तो इन ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इस चीज की कोशिश की गई है। अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभी फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां से हमारे संवाददाता अमित कुमार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जिस तरीके से अपडेट आप दे रहे थे तमाम चुनाव को लेकर, जिस तरीके से 20 तारीख की तमाम तैयारियां बनी हुई हैं इलेक्शन कमीशन की चुनाव को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें फाइनल स्टेजेस हैं कुछ, अगर हम कह सकते हैं कुछ घंटों का समय रह गया है। एक चीज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो और किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस ना हो। इस चीज के लिए कई स्टेप्स उठाए गए हैं। सबसे पहले तो जो ईवीएम मशीन जो खुद आ रही है, जो ईवीएम पोलिंग सेंटर्स तक आ रही है, उनमें हर एक व्हीकल जो वहां पहुंच रहा है, इस चीज को सुनिश्चित किया गया उनमें जीपीएस है। वो व्हीकल कहां से चल रहा है, अगर हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर पोलिंग सेंटर तक, हर एक चीज के ऊपर जीपीएस से नजर रखी जाएगी। दूसरी बात पोलर्स को लेकर है। पोलर्स में दो कैटेगरीज अगर सीधे तौर पे बोलते हैं, अगर मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स, तो इस चीज को इंश्योर करने को कहा गया है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स आ रहे हैं उनको या तो अगर एक सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर उनको फ्लावर दिया जाए, ताकि उनको अच्छा लगे कि वो वोट कर रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आगे के लिए प्रेरित हो। बात कुछ अलग कैटेगरीज के लोग कहते हैं जो लोग इलेक्शन में भंग पा सकते हैं, इलेक्शन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा ऐसे लोगों को पहले ही अगर हम कहें वेरीफाई करके रखा गया और उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो उनमें प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा सकता है, उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। हर एरिया से अगर कहें कि 117 जगहों पे पोलिंग होनी है, 7 जिलों में पोलिंग होनी है, तो इस चीज को इंश्योर किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से जो हाईलाइटेड व्यक्ति जिनके पास इंस्टेंस है, केसेस है कि वो लोग इन्फ्लुएंस नेगेटिवली कर सकते हैं, उनको अरेस्ट भी किया जाता है, पर अभी उन्हें वेट एंड वॉच पे रखा गया है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है और इस चीज को बिल्कुल सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में बाधा ना बने। हाँ, जैसे कुछ अलग अलग एक इनिशिएटिव लिए गए हैं कि एल्डरलीज की बात कर लेते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात कर लेते हैं, उनके लिए बकायदा पिक एंड ड्रॉप सर्विस की भी सुविधा रखी गई। जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बकायदा ये सर्विस भी रखी गई है कि जो सीनियर सिटीजन हैं जो वोट करना चाहते हैं पर उनके पास ट्रैवल करने का ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी रखी गई है। बिल्कुल अमित, तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो भी तमाम चीजें तैयारियां की गई हैं 20 तारीख को कैसे एग्जीक्यूट की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो फिलहाल 20 तारीख को चुनाव है पंजाब में और इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है और तैयारियों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा 20 फरवरी को, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, जहां पर शिवसेना और बीजेपी की आपसी कलह अब साफ तौर पर देखने और सुनने को मिल रही है। 25 सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की बुराइयों को पकवान समझकर हजम करने वाले अब एक दूसरे पर आग उगल रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया पर हमला करते हुए फिर एक गंभीर आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि सोमैया ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में 7500 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि सोमैया ने देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और ईडी के नाम पर कथित रूप से यह धनुगाई बड़े बड़े बिल्डरों से की है। संजय राउत ने कहा कि उनके पास सोमैया के खिलाफ सभी दस्तावेज और सबूत हैं और इन सबूतों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपूंगा। तो वहीं राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री के वर्षा बंगले पर बैठक चल रही है और गृह राज्य मंत्री दिलीप वालसे पाटिल भी उस बैठक में शामिल हैं। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में प्रदेश में 2500 करोड़ रुपए से अधिक का एक घोटाला हुआ था। घपलेबाजों में से अब एक अमोल काले अब फरार है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब दोनों पार्टियां आमने सामने खुलकर सामने आ रही हैं और आमने सामने खुलकर सामने आए भी क्यों ना, क्योंकि घोटालों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से 7500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है, तो फिलहाल ये बड़ी बात है और किरीट सोमैया पर लगातार संजय राउत हमलावर होते नजर आ रहे हैं। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से हमलावर है वो। पेरूबाग पासपोली बराबर ना,
पेरूबाग पासपोली का लगभग 138 एकड़ का भूखंड है आईआईटी, उसने साफ करके लिया पुनर्वसनाच्या नावाखाली 433 लोक बोगस, कितना 433 बोगस लोगों को अंदर घुसाया, जिनका उसके ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन बाहर से घुसाया उनके एजेंटों ने। किरीट सोमैया के एजेंट है वहाँ। 433 लोगों से 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं, ये मेरी जानकारी है। एजेंट के थ्रू 25-25 लाख, यानी 200-300 करोड़ से के ऊपर का ये व्यवहार है। देवेंद्र फडणवीसांना कल्पना असेल याची, असं मला वाटत नाही। ही जसं ईडीच्या नावावरती वसुली चालू आहे, सीबीआयच्या नावावरती वसुली या माणसाने केली, हा दलाल आहे, हा लफंग आणि चोर आहे, तशी त्यांनी दिल्लीतल्या काही मंत्र्यांच्या नावावर प्रमुख ती सुद्धा प्रकरणं मी देतो आहे। अमित शहांच्या नावावर धमक्या देऊन पैसे काढलेले आहेत, फडणवीसांच्या नावावरती, मुख्यमंत्र्यांच्या नावावरती तेव्हाच्या त्यांनी हे कोट्यावधी रुपये काढलेले आहेत। हे रेकॉर्डवरती आहे, काय करायचं ते करा सर आपके पास बैंक वापस स्टेटमेंट्स बोलता हैं। हूं मैं, उखड़ना है तो उखाड़ लो। तो जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है महाराष्ट्र में, फिलहाल इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, किस तरीके से दोनों आपस में हमलावर होते नजर आ रहे हैं? जी प्रियव्रत, बिल्कुल सही कहना है। 25 सालों तक कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले और एक दूसरे के बुराइयों को हजम करने वाले अब एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में और भी सारी चीजें सामने निकल कर आ सकती है। जिस तरीके से किरीट सोमैया के ऊपर, जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और इन दिनों काफी चर्चा में है, उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत किरीट सोमैया ने कई करोड़ रुपए का घोटाला किया है और हमारे पास इसका सबूत है। हम इस सबूत को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित सरकारी यंत्रणाओं को सौंपेंगे। बिल्कुल मुरारी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये घोटाले जो है कितने अहम साबित होते हैं, इनमें से क्या कुछ निकल के आएगा सामने। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आपसी खींचतान जो मची हुई है महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं संजय राउत के द्वारा किरीट सोमैया पर और देवेंद्र फडणवीस पर, यह भी देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों की कितनी सच्चाई है, और सच्चाई होती है तो इसमें से कितनी क्या कुछ रिकवरी होती है। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।